दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ये जो वीडियो आप देख पा रही है आपका वीवीएस सेमेस्टर 3 सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आपका मेजर पेपर कुछ भी हो, सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एएससी हिंदी का, ठीक है, एएससी हिंदी का कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। जो आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, 15 नंबर वाला क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं इस वीडियो में, सारा इस सेट में ये क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट 3 हो या फिर सेट 4 हो। जिनका एग्ज़ाम 4 तारीख के उनका भी उनके सेट 1 सेट 2 में पूछा जाएगा, और जिनका 6 तारीख को है उनके एग्जाम में आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वहाँ पर मैच करेगा, ठीक है। तो पूरा इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, फुल मार्क्स लिए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप देखेंगे। 1 नंबर वाला जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज होता है, वो हम अलग से करवाएंगे। वो जो वीडियो आप उसको भी देख करके जरूर जाइएगा। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा और इसमें आप लोग फिक्स लिए 15 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और इससे पहले हम एक और वीडियो बनाए थे जहाँ पर पत्र लेखन के बारे में आपको बताए थे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, जो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम अलग से जो होता है पत्र लेखन, जो चाहे वो औपचारिक पत्र लेखन हो या फिर अनौपचारिक पत्र लेखन, इसके लिए हम पीडीएफ बनाए हो। पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप मेरा बना हुआ है, आप ही लोगों के हेल्प के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में बनाए, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और आप हमको कमेंट कीजिएगा, ये पीडीएफ हम वहाँ पर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जाके एक बार देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इसको आप एक बार देख लेते हैं तो आपका क्या होगा, हेल्प होगा उससे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपका पत्र लेखन में आता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पत्र लेखन जो आपका है वो 15 मार्क्स में आता है, और 2 तरह का लेटर आपको लिखने के लिए दे सकता है। एक तो आपका औपचारिक पत्र लेखन हो गया, और दूसरा आपका अनौपचारिक पत्र लेखन। तो औपचारिक पत्र लेखन क्या होता है उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिखें ऑफिशियली, अगर ऑफिस के बारे में कोई भी क्वेश्चन देता है, आपको कोई भी लेटर लिखने के लिए देता है, तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसको बोलते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि औपचारिक पत्र लेखन क्या है, इसके विधि के बारे में बताइए, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हम करवा चुके हैं। अगर आपको लेटर लिखने के लिए देता है तो ये भी हम करवा चुके हैं, और साथ में इस वीडियो में इसको हम बता दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ के जा सकें। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह से दे सकता है कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें कि लाइब्रेरी में पुस्तक खत्म हो गया, किताब खत्म हो गया, और उसको उपलब्ध कराने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल है, उसको क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये सब क्या औपचारिक पत्र है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अपने शहर में यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिलाधिकारी के नाम आवेदन पत्र लिखिए। जो भी आपका जिलाधिकारी है, डीसी है, कलेक्टर है, फिर जो भी जिलाधिकारी है, उसके लिए कहा जा रहा है कि यातायात जाम को खत्म करे, उसकी समस्या को खत्म करे, उसके लिए आप उनको क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। ये सब क्या है, सब ऑफिस वाले पत्र हैं, ठीक है। ऑफिशियली इसको लिखा जाता है। तो किस तरह से लिखा जाता है ये हम यहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा कि अपने क्षेत्र में सड़क की मरम्मत के लिए नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए। आपका सड़क टूट गया है, जहाँ पर आप रहते हैं, आपके गांव का सड़क टूट गया है, ठीक है, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका मरम्मत हो तो इसके लिए क्या करेंगे, नगर निगम को एक पत्र लिखिए। तो कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कटौती या फिर समस्या में सुधार कराने के लिए बिजली विभाग को एक पत्र लिखें। आपके क्षेत्र में बहुत दिनों से बिजली की कटौती हो रही है, बिजली संबंधित समस्या हो रही है, तो उसके लिए जो बिजली विभाग है उसको एक पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि गंदगी को साफ करने के लिए, गंदगी को साफ कराने के लिए नगर निगम को एक पत्र लिखें। तो नगर निगम से क्वेश्चन आता है, बिजली विभाग से पत्र लिखने के लिए आता है, ठीक है। जो कार्यालय है, जैसे जिलाधिकारी के बारे में आपने देखा, प्रधानाचार्य के बारे में देखा, तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको लिखना कैसे है, हम यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट बता दे रहे हैं, उसी के आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन अगर देता है ऑफिशियली लिखने के लिए, औपचारिक पत्र देता है, फॉर्मल लेटर देता है, तो क्या करेंगे, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेटर का स्पेलिंग गलत है तो इसको सुधार लीजिएगा, मेरे से मिस्टेक हुआ था लिखने में। तो औपचारिक पत्र इसको कहते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, और लिखने का तरीका क्या है वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमको मैसेज कीजिएगा या फिर आप कमेंट करके बताइएगा, हम पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ही लोगों के लिए सहूलियत के, आपके लिए मदद करने के लिए क्या है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपके क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कटौती, आपके क्षेत्र में बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, ठीक है, बिजली संबंधित समस्या हो रही है, तो उसके लिए जो बिजली विभाग है उसको आप क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। तो किस तरह से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका क्या है, तो सेवा में, लेफ्ट साइड से हम लोग शुरू करते हैं और लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान बिजली वितरण अधिकारी, जो बिजली वितरण करते हैं, ठीक है, विद्युत विभाग गिरिडीह। हम यहाँ पर गिरिडीह लिखें। जो भी आप क्वेश्चन में अगर कोई
कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक नाम देता है तो आप उसके बारे में लिखेंगे, या फिर अगर सिर्फ लिखने के लिए देता है कि बिजली विभाग में लिखिए तो आप कहीं भी नाम लिख सकते हैं, किसी ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। विषय आपको लिखना है, लेफ्ट साइड में सटा करके आपको विषय लिखना है, बिजली की अत्यधिक कटौती में सुधार के संबंध में। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताइए, कहीं भी काट छाट नहीं करना। आप मेरा अगर पूरा एप्लीकेशन देखेंगे तो कहीं पर भी एक भी मिस्टेक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक भी आपको मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कहीं पर ओवर राइटिंग है, तो ये चीज़ होना जरूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में सेवा में लिखें, और जहाँ पर कॉमा खत्म होता है वहीं से हम इसको शुरुआत किए, और उसी के नीचे फिर क्या किए, जहाँ पर जिस जगह पर हम लोग लिख रहे हैं उसके बारे में लिख दिए, फिर से एक लाइन छोड़ दिए और विषय लिख दिए। ये विषय और जो सेवा में है ये सारे क्या है, तो एक लाइन में होने चाहिए, जो महाशय है सारे एक लाइन में लेफ्ट साइड होने चाहिए। फिर जब आप विषय लिख लेंगे तो एक लाइन आपको छोड़ देना है, फिर आपको लिखना है महाशय, ठीक है। और जैसे महाशय लिखेंगे वहाँ पर कॉमा देकर के जहाँ पर कॉमा खत्म होगा वहीं पर सविनय निवेदन शुरू करना। और ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें आप लिखेंगे जो भी आपकी समस्या है, जैसे कि सविनय निवेदन है कि मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं गिरिडीह मकतपुर गली नंबर 7 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बिजली की अत्यधिक कटौती हो रही है। इस भयंकर गर्मी में बिना बिजली के ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। बिजली ना रहने से पानी की आपूर्ति, दुकान तथा बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो चुकी। तो इस तरह से जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको बताना, और इसके साथ साथ आग्रह करना है एक लाइन छोड़ करके। आप यहाँ देख सकते हैं जब मेरा पैराग्राफ खत्म हुआ तो वहाँ पर हम एक लाइन छोड़ दिए, ये जो लाइन है पूरा खाली है, और जहाँ पर ये पैराग्राफ मेरा खत्म हुआ वहीं से हम शुरू किए हैं कि अतः श्रीमान से विनम्र आग्रह करते हैं या फिर निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की कृपा करें। तो ये हम लोग क्या करते हैं, आग्रह करते हैं, जिस श्रीमान के पास हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। जब ये आपका पैराग्राफ खत्म होगा तो वहीं पर लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, उसी लाइन के नीचे में धन्यवाद लिखेंगे, और ये जो पूरा लाइन है इसी के लाइन में एक सीधे में आप लिखेंगे आपका विश्वासी, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका पता है और दिनांक, ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मल लेटर लिखना आ गया होगा, जो आपका औपचारिक पत्र वो लिखना आपको आ गया होगा। क्वेश्चन आपको हम बता दें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों हम लोग दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, जहाँ पर हम लोग किसी रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने मामा के बेटे को, मामा के लड़के को, किसी को भी क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करते हैं कि आप हमारे घर में आइए, हमारे घर शादी है, हमारे घर त्यौहार है, हमारे घर जन्मदिन है, ठीक है। इस तरह से कुछ हम लोग क्या करते हैं, पर्व त्यौहार मनाते हैं, या फिर पैसों की दिक्कत होती है, तो किसी भी तरह से जब हम लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी को जब लेटर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखें। आपका जो दोस्त है वो अपने कक्षा में क्या है, अव्वल आया है, प्रथम आया है, तो उसको बधाई देने के लिए आपको पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे, हाँ आपको ऊपर ही क्लियर कर दिए थे कि जो लेटर है वो दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपका औपचारिक, जो ऊपर हम आपको बताएं जो ऑफिशियल वाला था वो, और दूसरा हो सकता है आपका जो आपके दोस्त के पास, आपके रिश्तेदार के पास, या फिर आपके सगे संबंधी के पास लिखने के लिए कहा जाता है। तो ये आपको औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र इसको कहा जाता है, इनफॉर्मल लेटर इसको कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से दे सकता है, या फिर अनौपचारिक पत्र में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने पिताजी से पढ़ाई की रकम जमा करने के लिए पैसे मांगने हेतु पत्र लिखें। आप किसी संस्था में पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर पैसे जमा करना आपके फीस के लिए, ठीक है। तो आप अपने पिताजी को एक लेटर लिखेंगे कि मतलब कि आदरणीय पिताजी मुझे क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो लिखने का जो तरीका वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अपने रिश्तेदार को अपने भाई के शादी में बुलाने के लिए पत्र लिखिए। जो आपका रिश्तेदार है, आपके घर में आपके भाई का शादी हो रहा है और अपने रिश्तेदार को बुलाने के लिए क्या करना है, आपको पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसको लिखना कैसे। ये आपका एक अनौपचारिक पत्र है। क्या है, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पर भी लेटर का स्पेलिंग गलत है, इसको सुधार लेना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अपने मित्र को परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपका मित्र है वो परीक्षा में अच्छा नंबर से क्या हुआ, पास हुआ है, उसने जिला में टॉप किया, फिर कह सकते हैं अच्छे से मार्क्स से वो पास हुआ है, तो उसके लिए उसको बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने का तरीका क्या है, जो इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, फिर जो अनौपचारिक पत्र उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो यह जो लिखने का तरीका है वो इस तरह से होगा कि आपने जब क्वेश्चन लिख लिया तो लेफ्ट साइड से हम लोग शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड में जो भी आपका पता होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे भूली सेक्टर नंबर 7, ठीक है, भूली सेक्टर नंबर 7, लेफ्ट साइड से आपको शुरू करना है। फिर उसी के नीचे आपको जिस जगह से आप ये लिख रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से लिख रहे हैं, जिस भी स्टेट से आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर धनबाद से लिख रहे हैं, झारखंड से लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और डेट लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप किस डेट को ये लिख रहे हैं, तो डेट भी आपने ये लिख दिया। फिर क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़ देना। ये जो आप देख पा रहे हैं एक लाइन मेरा यहाँ पर छूटा हुआ होगा। अगर आपने अपना पता लिख लिया तो आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिएगा। फिर आपका क्या करना है, आवेदन मतलब कह सकते हैं इसको कि जो भी आप, अगर आप छोटे भाई को लिख रहे हैं या फिर अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना
संबोधन करते हैं उनको प्रिय मित्र, ठीक है, या फिर आदरणीय पिताजी, इस तरह से चरण स्पर्श, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अगर किसी दोस्त को लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, तो हम लोग किस तरह से बात करते हैं, अपने दोस्त से कैसे बात करते हैं, कैजुअली बात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रिय मित्र अमित। जो भी नाम आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वो नाम लिखेंगे, या फिर खुद से लिखने के लिए दिया है तो आप जो भी नाम चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जिस भी दोस्त को आप लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो प्रिय मित्र अमित, सस्नेह नमस्कार। यहाँ पर हम लोग सस्नेह नमस्कार लिख रहे हैं क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अगर मेरे पिताजी होते तो हम लिखते आदरणीय पिताजी या फिर चरण स्पर्श, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो लेटर है, अनौपचारिक लेटर, अनौपचारिक पत्र, ये 3 पैराग्राफ में आपको खत्म करना रहता है। तो पहला पैराग्राफ मेरा ये है, दूसरा मेरा ये, और तीसरा आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो जो अनौपचारिक पत्र उसको 3 पैराग्राफ में खत्म करते हैं। तो जब आप अभिवादन कर लेते हैं उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है और फिर से आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ अपने परिवार के साथ आनंद से होगे। यहाँ पर हालचाल पूछा जाता है, हालचाल बताना और हालचाल पूछना रहता है पहले पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करेंगे, आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे। देख सकते हैं एक लाइन मेरा छूटा हुआ है, एक लाइन छोड़ दिए। फिर आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना है कि आज सुबह ही जब मैंने समाचार पत्र में तुम्हारी बोर्ड परीक्षा का परिणाम देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुमने परीक्षा में 95% अंक प्राप्त कर पूरे जिले में टॉप किया है। इस शानदार सफलता के लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जब तुम यहाँ आओगे तो हम सब दोस्त मिलकर इस खुशी का जश्न मनाएंगे और तुम्हें एक शानदार पार्टी देनी होगी। तो ये चीज़ आपने लिख दिया, जो भी बधाई देने का काम था, जो भी उससे डिमांड करना था वो आपने लिख लिया। ये आपका दूसरा पैराग्राफ खत्म हुआ। दूसरा पैराग्राफ जैसे खत्म होगा आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। और तीसरा पैराग्राफ में आप आ जाएंगे। तीसरा पैराग्राफ में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से शुरू करना है कि आदरणीय चाचा और चाची को मेरा सादर प्रणाम कहना। अगर आप छोटे भाई को लिख रहे हैं या फिर दोस्त को लिख रहे हैं, रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो जो भी वहाँ पर बड़े होंगे उनको प्रणाम कहिए और जो छोटे उनको प्यार दीजिए, ठीक है, ये कहना है। तो आदरणीय चाचा और चाची को मेरा सादर प्रणाम कहना। छोटी बहन को बहुत सारा प्यार। अपनी आगे की पढ़ाई की योजनाओं के बारे में मुझे पत्र लिखकर जरूर बताना। और जो भी आपकी योजनाओं के बारे में, आपके दोस्त की जो भी योजनाएं हैं कि 10th के बाद वो कहाँ से पढ़ाई करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में बोल रहा है। जो पंकज है वो बोल रहा है कि आप हमको बताइएगा क्या क्या आपको करना, आगे की क्या योजना है, ठीक है। तो ये आपने 3 पैराग्राफ में इसको खत्म कर लिया। आगे आपको लिखना है कि तुम्हारा प्रिय मित्र। यहाँ पर मेरा जगह कम था जिससे कारण हम यहाँ पर एक लाइन नहीं छोड़े, लेकिन आपके पास जगह होगा, कॉपी आप लोग का बड़ा रहता है एग्जाम में, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़ देना है और आपको लिखना है आपका प्रिय मित्र। जो भी आपका नाम है वो आप नीचे लिख लेंगे। आपका नाम अगर पंकज है तो आप पंकज लिखेंगे, आपका नाम अगर सुमित अमित है तो आप अमित लिख लेंगे, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो अपना नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो इन्फॉर्मल लेटर होता है वो लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर दोनों चीज़ आप देख लेते हैं तो आप 15 नंबर तो कम से कम फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा और 15 नंबर आपको मिल जाएगा। और सारे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है संक्षेपण। क्या है संक्षेपण? तो संक्षेपण क्या है, इसकी परिभाषा, विधि, विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये देखेंगे। ये भी आपका 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा, सेट 1 हो चाहे सेट 2 हो, ठीक है, चाहे सेट 3 हो या फिर सेट 4 हो, सारे सेट में ये क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी आपका 15 नंबर में पूछेगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 में। और अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन की प्रक्रिया और प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी आपका 15 नंबर क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर वाले, सेट 1, सेट 2 सारे में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हम लोग पहले दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला तो हमने समझ लिया जो पत्र लेखन है, जो राइटिंग है, जो लेटर राइटिंग है, उसको हमने समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि संक्षेपण क्या है, इसकी परिभाषा, विधि, विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद हम लोग पल्लवन देखेंगे, उसके बाद ज्ञापन देखेंगे, ठीक है। आपका निबंध बचा हुआ, निबंध हम करा देंगे। और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है कि पल्लवित कीजिए, कर्म ही पूजा है, पल्लवित कीजिए, मतलब कर्म किस तरह से पूजा है उसके बारे में डिस्कस करना है, विस्तार में आपको लिखना रहता है, तो उसको बोलते हैं पल्लवित कीजिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको अलग से करवाएंगे। जैसे ये आपका वीडियो आप देखना हो जाएगा, आप कमेंट कीजिएगा हमको, वो वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बता दीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को, इस महासंग्राम वीडियो को। दोस्तों एआईसी हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संक्षेपण क्या है, इसकी परिभाषा, विधि, विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन करें। इस तरह क्वेश्चन एआईसी हिंदी में हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो, 2 में, 3 में, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षेपण का मतलब होता है किसी भी विचार या फिर कोई भी वाक्य उसको छोटा करके बताना, ठीक है। कोई भी सुनने वाला या फिर पढ़ने वाला है, आप उसको सुनाते हैं या फिर बताते हैं तो उस चीज को छोटा करके बताना या फिर सुनाना संक्षेपण कहलाता है। ये समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। हम लोग यहाँ पर जानेंगे संक्षेपण क्या होता है, उसके अर्थ को देखेंगे, फिर उसकी परिभाषा को समझेंगे, फिर उसके विधि को समझेंगे, विशेषता और प्रकारों को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
साथ में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे सेमेस्टर की तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। आइए समझते हैं संक्षेपण का अर्थ, कि संक्षेपण का अर्थ क्या होता है। लिखा है किसी विस्तृत सामग्री, विचार या पाठ को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। किसी भी विस्तृत सामग्री, सामग्री का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सामान, आटा चावल ये सब कुछ, ठीक है। सामग्री का मतलब है किसी विचार के बारे में बात कर रहा है, किसी कथा के बारे में, किसी कथन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि किसी विस्तृत सामग्री, विचार या पाठ को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। आसान और छोटे तरीके से प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। आगे इसमें लिखा है कि इसमें मूल अर्थ एवं भावना को बनाए रखते हुए अनावश्यक विवरण को हटाकर आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो मूल अर्थ एवं भावना है उसको बनाए रखते हुए अनावश्यक विवरण को हटाकर आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब जो अनावश्यक है, जिसका जरूरत नहीं है, कोशिश किया जाता है कि उसको हटा करके जो आवश्यक चीजें सिर्फ उसी के बारे में लिखा जाए या फिर बताया जाए, उसको संक्षेपण कहा जाता है। इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है, तो किसी लिखित सामग्री को मूल के लगभग 1/3 भाग में संक्षिप्त रूप में सहज भाषा और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। ये हमारा परिभाषा हो गया जो हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी लिखित सामग्री को मूल के लगभग, मान लीजिए कोई भी वाक्य है, ठीक है, ये कोई वाक्य है, तो ये एक मूल वाक्य हो गया, ठीक है। मतलब इसको अब हम लोग और छोटा करके लिखेंगे, तो उसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी लिखित सामग्री को मूल के लगभग 1/3, मतलब अगर कोई 10 लाइन का है तो उसको 3 लाइन में लिख देना संक्षेपण कहलाता है। लिखा है किसी लिखित सामग्री को मूल के लगभग 1/3 भाग में संक्षिप्त रूप में सहज भाषा और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। ऐसा नहीं कि जैसा तैसा लिख के कम शब्दों में लिख दिए तो हो गया। सहज होना चाहिए भाषा, मतलब अच्छी भाषा शैली होनी चाहिए, व्यवस्थित तरीका होना चाहिए। तो इस तरह से सही तरीके से लिख करके अगर 1/3 भाग में उसको लिख के खत्म कर देते हैं, अच्छे से समझा पाते हैं, तो उसको संक्षेपण कहा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ संक्षेपण की परिभाषा विद्वानों के द्वारा। जो संक्षेपण की परिभाषा है, विद्वान उसके बारे में क्या कहते हैं। पहले जो विद्वान है अशोक चक्रधर के अनुसार, जो अशोक चक्रधर है उसके अनुसार क्या है, तो संक्षेपण वह कला है जिसमें शब्दों की संख्या को कम करते हुए विचारों को स्पष्टता बनाए रखी जाती है। संक्षेपण एक कला है जिसमें शब्दों की संख्या को कम करते हुए विचारों की स्पष्टता बनाए रखी जाती है। मतलब कोई भी वाक्य है, कोई भी शब्द है, कोई भी अगर पैराग्राफ या फिर रचना समझ लीजिए आप, उसको कम से कम शब्दों में 1/3 भाग में लिख करके जो भी मूल भाव है उसको बचाते हुए स्पष्ट तरीके से समझाना या फिर लिखना संक्षेपण कहलाता है। दूसरे जो विद्वान है वो कहते हैं डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के अनुसार, ठीक, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के अनुसार वो क्या कहते हैं, तो संक्षेपण भाषा की वह प्रक्रिया है जिसमें संक्षिप्त रूप में आधिकारिक विचार व्यक्त किए जाते हैं। संक्षेपण भाषा की वह प्रक्रिया जिसमें संक्षिप्त रूप में आधिकारिक विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो ये कुछ परिभाषा हो गया जो विद्वानों के द्वारा दिए गए। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे संक्षेपण की विधि को, क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा गया विधि, विशेषता, प्रकार को। तो हम लोग विधि को समझते हैं कि संक्षेपण का क्या क्या विधि होता है। सबसे पहले पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना, जो भी दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक है। लिखा है मूल पाठ को 1 या 2 बार ध्यान से पढ़े, उसमें व्यक्त किए गए मुख्य विचारों, तर्कों और भावनाओं को समझे, अनावश्यक विवरण, उदाहरण और पुनरावृत्तियों को पहचाने। जो भी अनावश्यक विवरण है, जो भी उदाहरण दिया हुआ है जिसका जरूरत नहीं है, या फिर जो पुनरावृत्ति है जिसको बार बार लिखा गया है, उसको पहचाना और उसको हटाना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर दूसरा जो विधि है वो है मुख्य बिंदुओं को चिन्हित करना। जो मुख्य बिंदु उसको चिन्हित करना। कहा जा रहा है कि पाठ के प्रमुख विषयों और विचारों को रेखांकित करें, सहायक और गौण जानकारी को अलग करें, यदि कोई आंकड़े, तिथियां या महत्वपूर्ण तथ्य उन्हें बनाए रखें। मतलब कहा जा रहा है कि अगर कोई आंकड़ा दिया हुआ, तिथि दिया हुआ तो उसको बनाए रखें। बाकी जो बेकार का चीज़ है, जो अव्यवस्थित चीज़ें, मतलब जो अनावश्यक चीज़ें, उसको हटा करके कम बिंदुओं को, कम चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तीसरा जो विधि है वो अनावश्यक शब्दों और विवरणों को हटाना। जो अनावश्यक शब्द है या फिर जो विवरण है उसको हटाना। कहा जा रहा है कि अतिरिक्त या अप्रासंगिक शब्दों को हटा दें, लंबी और जटिल वाक्य रचनाओं को सरल बनाएं, वाक्य दोहराव को समाप्त करें। जो अतिरिक्त अप्रासंगिक शब्द है उसको हटा देना है, मतलब जो उससे मिलता जुलता शब्द नहीं, जो उसके बारे में है ही नहीं, उसको हटा देना है। जो जटिल या फिर जो लंबी वाक्य रचना है उसको सरल करना है। जैसे कि बहुत लंबा बात लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यही है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अनावश्यक शब्दों और विवरणों को हटाना। तो सीधा सीधी बात कहा जा रहा है कि जो शब्द अनावश्यक है उसको हटा देना, जो अनावश्यक विवरण उसको हटा देना। इसी चीज को हम यहाँ पर विस्तार में लिखें, तो ये हो गया पल्लवन।
और इसी चीज का ये संक्षेपण है। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। तो इसी अनावश्यक शब्दों और विवरणों को हटाना, इसी चीज को हम यहाँ पर बढ़ा करके लिखें कि अतिरिक्त या अप्रासंगिक शब्दों को हटा दें, लंबी और जटिल वाक्य रचनाओं को सरल बनाएं, वाक्य दोहराव को कम कर समाप्त करें, जो वाक्य को बार बार लिखा जाता है उसको कम करना है। इसका चौथा जो विधि है वो है अपने शब्दों में संक्षेपित करना। अपने शब्दों में संक्षेपित करना मतलब जो हमारा अपना भाषा होता है उसमें लिखना, तभी आप किसी को चीज को छोटा कर पाएंगे। लेखक पाठ को संक्षेपित करते समय अपने शब्दों का प्रयोग करें, मूल लेखक की भाषा और शैली की नकल ना करें, भाषा को सरल, स्पष्ट और सुबोध रखें। ऐसा नहीं कि 10 लाइन का पैराग्राफ अगर लिखा हुआ है तो जो लाइन उसमें लिखा हुआ है उसी को लिखना जरूरी है। 10 लाइन को आप पहले पढ़िए, समझिए कि कहानी में क्या कहा जा रहा है और उसको तीन लाइन में आप लिख दीजिए, बात खत्म। फिर 5वां पॉइंट लिखा है वाक्य रचना को प्रभावशाली बनाना। जो वाक्य है उसकी रचना को प्रभावशाली बनाना। कहा जा रहा है कि विचारों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करें, संक्षेपण में भी पाठ की मूल भावना और अर्थ स्पष्ट बने रहें। शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि पाठ प्रवाहमय लगे, मतलब लगातार चलता रहे, इस तरह से लगे। ठीक है, छठा जो पॉइंट है, छठा जो विधि है वो संक्षेपित पाठ की समीक्षा करना। तो तैयार किए गए संक्षेपण की तुलना मूल पाठ से करें, देखें कि संक्षिप्त संस्करण में मूल पाठ की सभी आवश्यक बातें शामिल हो या नहीं। यदि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया हो या अर्थ विकृत हुआ हो तो उसे संशोधन करें। अगर कोई जो महत्वपूर्ण बात हो वो छूट गया हो या फिर जो विकृत हुआ हो उसको संशोधन करके फिर से लिख देना है। 7वां जो विधि है वो शीर्षक और सारांश लिखना, अगर जरूरी हो तो। ठीक है, यदि आवश्यक हो। कहा जा रहा है कि यदि आवश्यक हो तो संक्षिप्त पाठ के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दे, एक संक्षिप्त सारांश भी तैयार करें जो पूरे पाठ का सार प्रस्तुत करे। ऐसा होता है। ठीक है, जब आपको संक्षेपण करने को कहा जाएगा तब आप एक शीर्षक जरूर लिखेंगे और उसको पूरा जो आप संक्षेपण कर उस चीज के बारे में शीर्षक से पता चलना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो ये विधि हो गया। आगे हम लोग समझेंगे संक्षेपण की विशेषता को। सबसे पहले इसका विशेषता है वो संक्षिप्तता। ठीक है, संक्षिप्तता मतलब छोटा करके लिखना। लिखा कि शब्दों को न्यूनतम रखते हुए अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। शब्दों को न्यूनतम रखते हुए अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये संक्षिप्तता हो गया। ये सब क्या विशेषताएं हैं। फिर दूसरा सारगर्भिता। ठीक है, तो अनावश्यक शब्दों को हटाकर केवल आवश्यक विचारों को ही स्थान दिया जाता है। जो भी अनावश्यक शब्द है, जो अनावश्यक विचार, उसको हटा करके सिर्फ जो आवश्यक चीज है, जो विचार, उसको स्थान देना। तीसरा पॉइंट है मौलिकता। तो संक्षेपित करते समय लेखक की मौलिकता बनी रहनी चाहिए। जो लेखक है कि मौलिकता बनी रहनी चाहिए, मतलब जो भी हम पैराग्राफ या फिर रचना का संक्षेपण करते हैं उसमें जो मौलिकता है वो बना रहना चाहिए। जो लेखक का मौलिकता है उसको बना रहना चाहिए। चौथा जो विशेषता है वो है स्पष्टता। विचारों को सरल, स्पष्ट और सुबोध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 5वां है तथ्य परकता। ठीक है, तथ्य परकता। मूल विषय वस्तु के महत्वपूर्ण तथ्यों को ही बनाए रखा जाता है, मतलब कि जो मूल विषय उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य उसको बनाए रखना चाहिए। तथ्य परकता। अगला जो छठा इसका विशेषता है वो लयबद्धता, मतलब लाइन से क्रमबद्ध चलता रहे। ठीक है, लय में चलता रहे। तो विचारों को क्रमबद्ध रूप से संक्षिप्त किया जाता है ताकि प्रवाह बना रहे, प्रवाहमय रहे। ठीक है, कोई भी रचना। 7वां जो विशेषता है उसका वो है प्रभावशाली प्रस्तुति। कहा जा रहा है पाठक पर प्रभाव डालने के लिए भाषा प्रभावशाली एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। पाठक पर प्रभाव डालने के लिए क्या है, तो भाषा प्रभावशाली एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। आठवां विशेषता इसका है पुनरावृत्ति रहित। ठीक है, मतलब जो बार बार वाक्य या फिर जो शब्द आते हैं उसको कम करना। तो संक्षेपण में वाक्यों और विचारों की पुनरावृत्ति नहीं होती, केवल आवश्यक और मौलिक जानकारी दी जाती है। मतलब कोई भी वाक्य या फिर शब्द है जो बार बार आ रहा है उसको कम करें, उसको ना लिखें, उसके जगह पर अच्छी मौलिक आवश्यकता, जो आवश्यक चीजें या फिर जो मौलिक जानकारी उसको लिखें। 9वां जो विशेषता है वो भाषा की शुद्धता। तो व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। अशुद्ध वाक्य संरचना और वर्तनी संबंधित त्रुटियों से बचा जाता है। जो त्रुटि है, जो वर्तनी है, जिसको हम लोग हिजय बोल लेते हैं। ठीक है, तो उन त्रुटियों से बचा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे संक्षेपण के प्रकार को और इसके बाद आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। संक्षेपण 4 प्रकार का होता है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा संक्षेपण का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, इसलिए इसे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य रूप से संक्षेपण के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। संक्षेपण 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकारों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला शब्द संक्षेपण। इसमें कहा जाता है कि इसमें किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या को कम किया जाता है, लेकिन मूल भाव को बनाए रखा जाता है।
ये आपका शब्द संक्षेपण हो गया। आप चाहे तो सिर्फ एग्जाम में इतना ही लिख सकते हैं, या फिर आप अगर इच्छुक हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आप उदाहरण देकर भी एग्जामिनर को समझा सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे मूल वाक्य आपका हो गया कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यह आपका मूल वाक्य हो गया कि कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाया है। इसी को अगर हम लोग संक्षेप में लिखें तो क्या कह सकते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा से भारत को आजादी दिलाई। तो ये आपका संक्षेपण हो गया और ये आपका मूल वाक्य हो गया था। तो आप चाहे तो इस तरह से उदाहरण के साथ समझा सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है वाक्य संक्षेपण। इसमें क्या होता है, तो इसमें बड़े और जटिल वाक्यों को छोटे, सरल और स्पष्ट वाक्यों में बदला जाता है। जो भी बड़े या फिर जटिल वाक्य उसको छोटे और सरल स्पष्ट वाक्यों में बदला जाता है। उदाहरण से इसको भी समझ लेते हैं। मूल वाक्य इसमें हो सकता है कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर इसको संक्षेप में लिखें, संक्षेपित वाक्य इसका हो जाएगा कि समय का सही उपयोग सफलता दिलाता है। तो ये संक्षेपण हो गया और ये हो गया मूल वाक्य। ठीक है, आप चाहे तो इसको पल्लवन भी कह सकते हैं। पल्लवन का मतलब इससे और बड़ा होता है, लेकिन ये पल्लवन की तरह ही होता है। तीसरा जो प्रकार है वो अनुच्छेद संक्षेपण। अनुच्छेद संक्षेपण इसमें क्या है, तो इसमें किसी लंबे अनुच्छेद को संक्षिप्त किया जाता है जिसमें केवल मुख्य बिंदु रखे जाते हैं और अनावश्यक विवरण हटा दिए जाते हैं। तो यह हो गया अनुच्छेद संक्षेपण। ठीक है, 4 प्रकार का होता है। यह आपका तीसरा प्रकार। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मूल अनुच्छेद क्या है कि एक अच्छा नागरिक वह होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करता है और समाज के कल्याण में योगदान देता है। वह ईमानदारी, सहिष्णुता और परोपकार की भावना रखता है। क्या कहा जा रहा है कि वह सम्मान करता है, समाज के कल्याण में योगदान देता है, ईमानदारी, सहिष्णुता और परोपकार की भावना रखता है। तो ये आपका मूल हो गया। ठीक है, मूल अनुच्छेद हो गया। यह क्या है, तो अनुच्छेद संक्षेपण है। अगर इसी को संक्षेपित किया जाए, संक्षेप किया जाए इसका, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि अच्छा नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर समाज की भलाई करता है। तो ये आपका संक्षेपण हो गया। और चौथा जो संक्षेपण है वो है पाठ संक्षेपण। पाठ संक्षेपण इसमें किसी बड़े लेख, समाचार, कहानी या रिपोर्ट को संक्षेपित किया जाता है। इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये जो पाठ संक्षेप ये कई तरह के होते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। कई तरह के हो सकते हैं, यहाँ पर 3 लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। सबसे पहला समाचार संक्षेपण, जो हम लोग समाचार में देखते हैं। तो किसी समाचार को सारांश के रूप में प्रस्तुत करना। किसी भी बड़े समाचार को क्या है, तो हेडलाइन की तरह से प्रस्तुत कर देना, उसके बारे में बताया जा रहा है। उदाहरण आप समझिए कि मूल समाचार क्या है कि प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की जिसमें डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मूल समाचार हो गया। इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में डिजिटल और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो संक्षेपण है वो है कहानी संक्षेपण। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, पाठ संक्षेपण का दूसरा भाग को लिखा है किसी कहानी की मूल भावनाओं और संदेश को बनाए रखते हुए उसे संक्षेपित करना। किसी भी कहानी, मूल भावना को, संदेश को बनाए रखते हुए उसे संक्षेपित करना। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं पंचतंत्र का जो पंचतंत्र का कहानी होता है उसको। ठीक है, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग सुने होंगे, उसका संक्षेपण। ठीक है, तो धीरे और निरंतर प्रयास करने वाला अंततः जीतता है। तो कहानी संक्षेपण ये इसको कहा जाता है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं भाषण या व्याख्यान संक्षेपण। जो भाषण या फिर जो व्याख्यान जिसके बारे में हम लोग बताते हैं उसका संक्षेपण कैसे हो सकता है। कहा जा रहा है कि किसी लंबे भाषण को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करना। जो किसी भी लंबे भाषण को सारगर्भित रूप से प्रस्तुत करता है उसको कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यह हो गया मूल भाषण। जैसे स्वच्छता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मूल भाषण हो गया। अब इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे, तो इसका संक्षेपित रूप हो जाएगा, संक्षेपित इसका रूप हो जाएगा कि स्वच्छता स्वास्थ्य और समाज के लिए आवश्यक है, इसे बनाए रखना चाहिए। तो ये 4 तरीके से था, ये 4 प्रकार हो गए, चारों का आपने देख लिया। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में आपको इस तरह से लिखना है कि संक्षेपण एक महत्वपूर्ण भाषा कला है जिससे संचार प्रभावशाली और स्पष्ट बनता है। यह केवल शब्दों की कटौती नहीं बल्कि विचारों को स्पष्ट प्रस्तुति है और यह साहित्य, पत्रकारिता, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। तो इस तरह से आप चाहे तो निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने पल्लवन के बारे में बात किया था और आज का जो क्वेश्चन था वो संक्षेपण के बारे में था। तो पल्लवन और संक्षेपण दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको कॉपी में लिख करके भी
रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, वीडियो को देखना ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों एआईसी हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्ड। ये जो आप पल्लवन देख रहे हैं इससे उल्टा एक संक्षेपण भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब पल्लवन और संक्षेपण दोनों एक जैसा ही, दोनों का विपरीत होता है। हम लोग आज देखने वाले पल्लवन को, ठीक है। पल्लवन का मतलब क्या होता है, तो पल्लवन का अर्थ होता है बड़ा या फिर विस्तार करना, उसी को पल्लवन कहा जाता है। जैसे कोई भी वाक्य या फिर कोई भी शब्द विचार है उसको बढ़ा करके लिखना, अच्छे से विस्तार से लिखना, समझाकर, उसको पल्लवन कहा जाता है। समझते हैं इसके आंसर को। इससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पल्लवन के अर्थ को कि इसका अर्थ क्या होता है। लिखा है पल्लवन का अर्थ होता है बड़ा या विस्तार करना, अर्थात किसी उक्ति, वाक्य या विचार को उदाहरण, तर्क आदि से विस्तार में समझाना या स्पष्ट करना पल्लवन कहलाता है। क्या बोला जा रहा है कि पल्लवन का अर्थ होता है बड़ा या विस्तार करना, अर्थात किसी उक्ति, वाक्य या विचार को उदाहरण, तर्क आदि से विस्तार से समझाना या स्पष्ट करना पल्लवन कहलाता है। मान लीजिए कोई विचार को स्पष्ट करना है, कोई विचार को आपको समझाना है, जैसे हम इस क्वेश्चन को आपको समझा रहे हैं, ठीक है, तो जितना विस्तार में हो सके उतना विस्तार में आपको समझाएंगे ताकि आप समझ पाए, तो उसी को पल्लवन कहा जाएगा। इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है पल्लवन संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक उल्टा होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पल्लवन और संक्षेपण आपको दोनों पढ़ना है। तो पल्लवन जो है, पल्लवन का मतलब होता है बढ़ा करके लिखना, और संक्षेपण का मतलब होता है संक्षेप में लिखना, मतलब छोटा करना। लिखा है कि पल्लवन संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक उल्टा होता है। दूसरा पॉइंट लिखा है पल्लवन में मूल विषय या रचना को विस्तार पूर्वक बताया जाता है, जबकि संक्षेपण प्रक्रिया में विषय या रचना को संक्षेप या छोटा करके बताया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि पल्लवन में जो मूल विषय होता है या फिर जो रचना है उसको विस्तार पूर्वक बताया जाता है, मतलब उसको बढ़ा करके पूरा खोल के बताया जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर संक्षेपण में क्या होता है, तो संक्षेपण प्रक्रिया में किसी विषय या फिर रचना को संक्षेप या फिर छोटा करके बताया जाता है। अगला पॉइंट लिखा है कि पल्लवन में अतिरिक्त तत्वों का समावेश किया जाता है, जबकि संक्षेपण में अनावश्यक भाग हटाए जाते हैं। पल्लवन में क्या होता है, तो अतिरिक्त जो भी तत्व उसको और अपनाया जाता है, समावेश किया जाता है, जबकि संक्षेपण में अनावश्यक भागों को हटाया जाता है। जब संक्षेपण में क्या होता है कि वहां पर जो जरूरी नहीं उन चीजों को हटा दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखा है इसमें कि पल्लवन गहराई और सौंदर्य जोड़ता है, जबकि संक्षेपण विषय को अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट बनाता है। क्या कहा जा रहा है कि पल्लवन गहराई और सौंदर्य को जोड़ता है, जबकि संक्षेपण विषय को अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट बनाता है। मत कहने का मतलब है कि जो पल्लवन है वो गहराई और सौंदर्य को जोड़ता है, मतलब जितना विस्तार में बता सकते हैं उतना बता सकते हैं। अगर संक्षेपण का बात करें तो संक्षेपण का मतलब होता है कि जितना संक्षेप में आप बता पाए, जितना कम शब्दों में आप उसको अच्छे तरीके से बता पाए, वो होता है संक्षेपण। और जिसको जितने ज्यादा शब्दों में आप उसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं वो होता है पल्लवन। सीधा सीधे आप समझिए, पल्लवन का मतलब होता है बढ़ा करके लिखना, बढ़ा करके विस्तार से सब कुछ को समझाना। संक्षेपण का मतलब होता है संक्षेप छोटा करके किसी को समझाना, ठीक है। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, पल्लवन की परिभाषा को। पल्लवन की परिभाषा लिखा है पल्लवन के विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार है। पल्लवन की परिभाषा हमने पहले जान लिया, उसके बाद अर्थ को हमने जान लिया था। अब यहाँ पर जो विद्वानों के द्वारा क्या कहना है पल्लवन के बारे में, उनका क्या परिभाषा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले नंबर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं पल्लवन में, तो पल्लवन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विचार, कथा या रचना को अधिक विस्तृत, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाया जाता है, जिससे वह अधिक गहन और सौंदर्यपूर्ण हो सके। ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो क्या कहते हैं पल्लवन के बारे में कि पल्लवन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, पल्लवन क्या एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विचार, कथा या फिर रचना को अधिक विस्तृत, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाया जाता है, जिससे वह अधिक गहन और सौंदर्यपूर्ण हो सके, ठीक है। ये किसका कहना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दूसरे जो विद्वान है वो क्या कहते हैं, शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, वो कहते हैं कि जब किसी विचार या विषय को मूल रूप से ग्रहण कर उसमें विस्तार, संशोधन और नूतनता जोड़कर उसे अधिक प्रभावशाली रूप दिया जाता है तो वह पल्लवन कहलाता है। बोला जा रहा है इनके द्वारा, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा जाता है किसी भी विषय या फिर मूल रूप को ग्रहण करके उसमें विस्तार, संशोधन या फिर नए शब्दों को जोड़ करके उसे अधिक प्रभावशाली जब रूप दिया जाता है उसे पल्लवन कहा जाता है। ये किसका कहना है, तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तो ये कुछ परिभाषा हो गई, परिभाषा आपको लिखना जरूरी है। एग्जाम में जब आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर, वहां पर परिभाषा आप लोग जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं पल्लवन की विशेषताओं को। पल्लवन की विशेषताएं, सबसे पहला इसका विशेषता है विस्तार और गहराई। पल्लवन का मतलब, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पल्लवन का मतलब होता है विस्तार, विस्तार से उसको बताना, किसी भी
उक्ति, किसी भी विचार, किसी भी वाक्य को विस्तार से बताना पल्लवन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें विस्तार और गहराई होना चाहिए, सबसे पहला इसकी विशेषता है। लिखा है कि पल्लवन में मूल विचार या विषय को विस्तृत किया जाता है जिससे वह अधिक स्पष्ट और व्यापक बनता है। विषय वस्तु की गहराई को बढ़ाने के लिए नए संदर्भ, उदाहरण और तर्क जोड़े जाते हैं। पल्लवन का जो मूल विचार हो या जो विषय है उसको विस्तृत किया जाता है और जिसमें अधिक स्पष्ट और व्यापक बनता है। जिससे क्या होता है, तो वो अधिक स्पष्ट और व्यापक बनता है। और उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है, तो विषय वस्तु की गहराई को बढ़ाने के लिए नए संदर्भ जोड़े जाते हैं, उससे संबंधित जो कुछ चीजें होती है उसको जोड़ा जाता है, उदाहरण और तर्क भी जोड़ा जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। दूसरा हम लोग समझते हैं मौलिकता का संरक्षण। ठीक है, मौलिकता का संरक्षण मतलब जो मूल भाव है उसका बचाव। कहा जा रहा है कि पल्लवन के दौरान मूल भावना और विचारधारा को बनाए रखा जाता है। नए तत्व जोड़ते समय यह ध्यान रखा जाता है कि मूल विषय का स्वरूप विकृत ना हो। क्या बोला जा रहा है कि पल्लवन के दौरान मूल भावना और विचारधारा को बनाए रखा जाता है। नए तत्व जोड़ते समय यह ध्यान रखा जाता है कि मूल विषय का स्वरूप विकृत ना हो, मतलब जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कहीं पर भटक ना जाए नए शब्दों को जोड़ने के कारण। तो मौलिकता का संरक्षण किया जाता है। तीसरा जो विशेषता है, तीसरा विशेषता हम लोग कहें तो सौंदर्य बोध और आकर्षण। सौंदर्य बोध और आकर्षण, ठीक है, इसमें कहा जाता है कि भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाया जाता है। साहित्य, कला और संगीत में पल्लवन के माध्यम से अभिव्यक्ति को अधिक सौंदर्यपूर्ण और कलात्मक रूप दिया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो इसकी तीसरा विशेषता है वो है सौंदर्य बोध और आकर्षण, मतलब देखने में अच्छा लगे और आकर्षित करे जिसको हम सुना रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाया जाता है। साहित्य, कला और संगीत में पल्लवन के माध्यम से अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, किसी को अपने भावनाओं को बताना, ठीक है, अपने बातों को रखना को अधिक सौंदर्यपूर्ण और कलात्मक रूप दिया जाता है। यह तीसरा विशेषता हो गया। चौथा जो विशेषता है वो है नवीनता और सृजनात्मकता। ठीक है, मतलब नवीनता मतलब जो नए नए शब्द उसको जोड़ना, और जो सृजनात्मकता है मतलब उसको बनाना। ठीक है, सृजनात्मक मतलब होता है बनाना। इसमें कहा जाता है कि पल्लवन में नए दृष्टिकोण और रचनात्मक विचारों को जोड़ा जाता है। यह किसी विषय को केवल विस्तृत ही नहीं करता बल्कि उसमें नवीनता भी लाता है। क्या होता है, तो पल्लवन में नए नए दृष्टिकोण या फिर रचनाओं को जोड़ा जाता है, विचारों को जोड़ा जाता है। और इससे क्या होता है, तो विषय सिर्फ विस्तृत ही नहीं होता, मतलब विषय जो है वो सिर्फ बड़ा ही नहीं होता, विस्तृत ही नहीं होता, बल्कि उसमें नवीनता भी आता है। बल्कि उसमें क्या होता है, तो नवीनता मतलब कुछ नया भी समझने को मिलता है। पांचों जो विशेषता है वो है विषय की स्पष्टता और प्रभावशीलता। विषय की स्पष्टता और प्रभावशीलता, तो इसमें क्या होगा, तो विषय को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक व्याख्या और विवरण जोड़े जाते हैं। क्या है, तो विषय को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक व्याख्या और विवरण जोड़े जाते हैं। पाठक या श्रोता के लिए विषय की समझ को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। पल्लवन में क्या होता है कि जो पाठक या फिर जो श्रोता होता है, मतलब जो पढ़ने वाला या फिर जो सुनने वाला होता है, उसके लिए विषय को बहुत ही विस्तार से बताया जाता है ताकि वो अच्छे से समझ सके और सुन सके। उसके लिए क्या है, तो कई सारे व्याख्यान को जोड़ा जाता है, विवरण को उसमें जोड़ा जाता है। छठा जो विशेषता है वो है संदर्भों और उदाहरणों का उपयोग। संदर्भ और उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। जिस संदर्भ में हम लोग बात करते हैं उससे संबंधित जो प्रासंगिक बातें हैं उसमें और जोड़ा जाता है, या फिर उदाहरणों का उपयोग किया जाता है पल्लवन में। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसमें लिखा है कि विचारों को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक संदर्भ जोड़े जाते हैं। उदाहरणों के माध्यम से विषय को अधिक व्यवहारिक और तर्कसंगत बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि जो विचार है उसको और मजबूत करने के लिए कई सारे जो साहित्य या फिर संदर्भ है उसको जोड़े जाते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक, इनको जोड़ा जाता है, या फिर उदाहरणों के माध्यम से विषय को और अधिक व्यवहारिक तथा तर्कसंगत बनाया जाता है। मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई उदाहरण लोग देते हैं तो उस चीज को समझाने में आसानी होती है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं थी। आगे हम लोग देख लेते हैं पल्लवन का कुछ उदाहरण को। पल्लवन किस तरह से किया जाता है उसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो ये आप जो हेडलाइन देख रहे हैं कि अच्छे कार्यों का सदैव अच्छा परिणाम होता है, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पल्लवन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, तो ये कुछ जो हेडलाइन है आपका, या फिर जो उक्ति या फिर जो वाक्य है उसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये एक वाक्य है कि अच्छे कर्मों का सदैव अच्छा परिणाम होता है, तो इसको पल्लवन करना है। इस पूरे वाक्य का पल्लवन करना है, मतलब इसके बारे में विस्तार से बताना है। कैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, लोगों के बारे में भलाई में सोचता है, तो उसके साथ अच्छा होता है, तो इसको हम लोग और विस्तार से लिख सकते हैं। समझते हैं इसको। क्या लिखा है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो उनका परिणाम भी अच्छा ही होता है। अच्छे कार्यों, ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी वाक्य को पल्लवन करने का। ठीक है,
लिखा है कि अच्छे कार्यों में सत्य, ईमानदारी, परोपकार, मेहनत और सहानुभूति जैसे गुण शामिल होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है और दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है तो उसे सफलता और सम्मान अवश्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें पल्लवन करना, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि हमारे इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में भी अच्छे कर्मों के महत्व को समझाया गया है। भगवान श्री राम, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों ने हमेशा अच्छे कार्य किए और वे समाज के लिए प्रेरणा बन गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आप दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। ये एक उक्ति है, ठीक है। उक्ति, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की सदा विजय होती है। इस चीज को हम लोग को पल्लवन करना है। तो इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से कि सत्यमेव जयते एक महान सूत्र है जिसका अर्थ है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं उक्ति, यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ, इसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आप पहले सत्यमेव जयते हेडलाइन डालेंगे, उसके बाद आप इसका पल्लवन करेंगे इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है कि यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित है और हमारे संविधान की मूल भावना को दर्शाता है। आप इस चीज का पल्लवन करेंगे, इस उक्ति का पल्लवन करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम और हरिश्चंद्र जैसे चरित्र भी सत्य के पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से आपको सारा कुछ पल्लवन करना पड़ेगा, मतलब उसको विस्तार से बताना पड़ेगा। कोई भी वाक्य आप लिखेंगे या फिर कोई भी उक्ति लिखेंगे, उसको आप विस्तार में बताएंगे। फिर लिखा है कि अल्पकालिक रूप से अत्यंत लाभप्रद लग सकता है लेकिन अंततः उसका पतन निश्चित होता है। सत्य इंसान को आंतरिक शांति और आत्मसम्मान प्रदान करता है, इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए क्योंकि यही वास्तविक सफलता और समृद्धि का मार्ग है, ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पल्लवन से आता तो आप यही सब पल्लवन करके उसको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया पल्लवन करने का तरीका। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख पाए, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप देख पाए कि क्वेश्चन का आंसर था कि पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो पल्लवन के बारे में पहले आपको लिखना है, पल्लवन का अर्थ लिखना है, फिर पल्लवन का परिभाषा को लिखना है, उसके बाद इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा लिख देना, उसके बाद उदाहरण सहित इसका वर्णन करना है। तो उदाहरण कुछ लिख देना, जैसे कि मैंने एक वाक्य को समझाया था कि अच्छे कर्मों का जो परिणाम होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है, और दूसरा था सत्यमेव जयते। तो इस तरह से आपको अच्छे से बता देना है उदाहरण के साथ। आपका कहीं भी कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हम लोग देखने वाले एएससी हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ज्ञापन से क्या समझते हैं, ज्ञापन की प्रक्रिया और प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ज्ञापन क्या होता है? तो ज्ञापन जो है एक लिखित औपचारिक पत्र होता है जो किसी भी घटना या फिर सूचना को बताने का काम करता है, जानकारी देने का काम करता है, उसी को ज्ञापन कहा जाता है, ठीक है। आप एक उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो अगर आपके कॉलेज का जो समय है वो 10 से 4 था, अगर कॉलेज वाला चाहेगा तो क्या करेगा, कॉलेज का जो समय है उसको बदल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, लिख के उसको बताना पड़ेगा, आप लोग को लिख के बताना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि फॉर्म भरने के लिए या फिर कॉलेज संबंधित कोई भी मैसेज देना होता है तो लिख के आपके पास ग्रुप में मैसेज आ जाता है। तो उसी तरह से ज्ञापन जो है ज्यादातर ऑफिस के लिए यूज होता है, संस्था के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप उदाहरण से आप समझिए कि मान लीजिए आपका जो कॉलेज का टाइम था वो 10 से 4 था, लेकिन अगर गर्मी के कारण उसको बदल दिया जा रहा है, 10 से 2 कर दिया जा रहा है, वहां पर समय दे दिया जाएगा। कॉलेज का नाम अगर आप मान लीजिए कोई भी कॉलेज है, XYZ कोई भी कॉलेज आप मान लीजिए, वहां पर कहा जाएगा कि सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो पहले का कॉलेज का समय था उसको बदल करके नया समय लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको फॉलो करना है। आज के बाद से जो कॉलेज है, जब तक दूसरा नोटिस नहीं आ जाता, जब तक दूसरा ज्ञापन नहीं आ जाता, तब तक यही समय चलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ज्ञापन उसी को कहा जाता है जहां पर आपको लिख के कोई सूचना के बारे में बताता है, कोई सूचना देना रहता है या फिर किसी घटना के बारे में बताने को रहता है, उसको ज्ञापन कहा जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं इसमें कि इसका अर्थ क्या होता है। ज्ञापन के अर्थ को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है ज्ञापन, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम क्या कहा जा रहा है कि ज्ञापन एक छोटा और औपचारिक पत्र होता है। ज्ञापन क्या है, तो एक छोटा और औपचारिक पत्र होता है जो किसी ऑफिस या संस्था के अंदर सूचना देने, आदेश देने, सलाह देने या याद दिलाने के लिए लिखा जाता है। सूचना देने के लिए, आदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए या फिर कोई चीज याद दिलाने के लिए क्या है, इसको लिखा जाता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि यह आमतौर पर एक विभाग से दूसरे विभाग या अधिकारी से कर्मचारियों के बीच भेजा जाता है।
क्या बोला जा रहा है कि यह जो आमतौर पर क्या होता है, एक विभाग से दूसरे विभाग या फिर अधिकारी या अधिकारी से कर्मचारियों के बीच भेजा जाता है। कोई विभाग है, अगर वो दूसरे विभाग को कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ सूचना देना या फिर यहाँ की घटना को बताना चाह रहा है, तो इसके लिए वो ज्ञापन लिखता है। जैसे कि मैंने आपको एक कॉलेज की तरह से उदाहरण दिया था, कॉलेज का एक उदाहरण दिया था, उसी तरह से जैसे मैंने बताया भी कि इसका जो ज़्यादातर यूज है वो कहाँ होता है, ऑफिस के लिए होता है या फिर संस्था के लिए यूज किया जाता है। तो विभाग से दूसरे विभाग को सूचना देने या फिर घटना के बारे में बताने के लिए, या फिर अधिकारी से कर्मचारियों के बीच कोई सूचना देने के लिए, या फिर घटना के बारे में बताने के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका अर्थ हो गया। आगे हम लोग समझते हैं ज्ञापन की परिभाषा को। ठीक है, ज्ञापन का क्या परिभाषा होता है उसको देख लेते हैं। लिखा है ज्ञापन एक औपचारिक, संक्षिप्त और लिखित दस्तावेज होता है। ज्ञापन क्या बोला जा रहा है कि ज्ञापन एक औपचारिक, संक्षिप्त और लिखित दस्तावेज होता है जिसका प्रयोग किसी संस्था या कार्यालय के भीतर सूचना, आदेश, सुझाव, चेतावनी या निर्णय को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या विभाग को भेजने के लिए किया जाता है। साफ साफ आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो ज्ञापन है वो एक लिखित औपचारिक पत्र होता है जो किस काम के लिए होता है, तो किसी विभाग को दूसरे विभाग के द्वारा सूचना देने या फिर किसी घटना के बारे में बताने के लिए, किसी को चेतावनी देने के लिए, सुझाव देने के लिए या फिर कोई निर्णय उसको बताने के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। फिर आगे लिखा है, कुछ पॉइंट इसमें दिया हुआ है, वो है यह संक्षिप्त होता है यानी छोटा और सीधा। अगर आपके पास विशेषता लिखने को आता है तो आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, विशेषता में ये आपका गिनती आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है कि यह संक्षिप्त होता है यानी छोटा और सीधा। अगला पॉइंट इसमें लिखा है कि इसका इस्तेमाल संस्था के अंदर ही होता है। इसका जो इस्तेमाल वो संस्था के अंदर होता है या फिर किसी ऑफिस काम के लिए किया जाता है। फिर आगे लिखा है कि इसमें सर या फिर मैडम जैसे शब्द नहीं होते, मतलब जो संबोधित करते हैं, जैसे कि हम लोग एक लेटर लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या फिर कोई भी लेटर लिखते हैं, तो उस चीज का जो यहाँ पर सर या फिर मैडम का जो शब्द होता है वो इस चीज में नहीं, यहाँ पर नहीं होता है। डायरेक्ट सूचना देने का काम होता है। ठीक है, आगे जो अगला पॉइंट इसमें लिखा है वो लिखा है इसमें तारीख, विषय और किसे भेजा जा रहा है ये साफ साफ लिखा होता है। तारीख लिखा हुआ रहता है और किस विषय में लिखा जा रहा है, किस बारे में बताया जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है ये साफ साफ लिखा हुआ रहता है। तभी तो मान लीजिए एक विभाग से किसी दूसरे विभाग को भेजना है, किसके बारे में बात किया जा रहा है और किस लिए बात किया जा रहा है या फिर किस तारीख से ये लागू होने वाला है, ये सब कुछ तो लिखना पड़ेगा। किसके पास भेजा जा रहा है ये भी बताना पड़ेगा। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट रहता है ज्ञापन में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दिया हुआ, आप चाहे तो इसको विशेषता में भी लिख सकते हैं। आगे समझते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है यह किसी नियम, निर्देश, सूचना या चेतावनी को लेकर हो सकता है। ये किसी भी काम के लिए हो सकता है, जैसे बताया जा रहा है नियम हो सकता है, निर्देश, सूचना या फिर चेतावनी को लेकर हो सकता है, ज्ञापन लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं ज्ञापन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से इसको लिखा जाता है। ज्ञापन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो लिखा है कि विषय तय करना। सबसे पहले विषय को तय करना पड़ता है कि किस बारे में आप लिख रहे हैं। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि ज्ञापन किस बारे में है, सूचना, आदेश, चेतावनी आदि किस बारे में आप ज्ञापन लिख रहे हैं। किसी विभाग को, अगर आप किसी भी ऑफिस के कर्मचारी को या फिर अपने जो अधिकारी उसके द्वारा कर्मचारियों को जो भी ज्ञापन लिखा जाता है, कोई भी निर्णय के बारे में, कोई भी चीज़ आदेश देना पड़ता है या फिर कोई भी फैसला सुनाना है, तो इसके लिए अगर आप ज्ञापन लिखते हैं तो किस बारे में इस विषय को तय करना है। सबसे पहला जो इसका प्रक्रिया फिर विधि बोल सकते हैं वो क्या है, तो विषय तय करना। दूसरा है प्राप्तकर्ता चुनना, किसके पास लिखा जा रहा है, कौन इसको प्राप्त करेगा वो चुनना। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि ज्ञापन किसे भेजा जाएगा यह तय होता है, जैसे किसी कर्मचारी को, विभाग या फिर अधिकारी को। प्राप्तकर्ता को भी चुनना पड़ता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ज्ञापन की प्रक्रिया फिर विधि को देख रहे हैं। कहीं कहीं पर विधि मिल जाएगा तो ज्ञापन की प्रक्रिया और विधि दोनों एक ही होता है, चाहे आप ज्ञापन का प्रक्रिया बोल दीजिए या फिर ज्ञापन की विधि। अगला जो पॉइंट है वो है ज्ञापन लिखना। अब ज्ञापन को लिखना है। अब संक्षेप में साफ शब्दों में ज्ञापन लिखा जाता है जिसमें तिथि, विषय और मुख्य बातों का जिक्र होता है। जिसमें तिथि के बारे में बात होगा, जैसे कि कोई फैसला है जो आप सुना दें तो किस तारीख से वो लागू होगा वो लिखना जरूरी है। किस विषय में बात हो रहा है वो लिखना जरूरी है। और मुख्य बात का जिक्र होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है या फिर कोई भी जो मुख्य मुद्दा है उसके बारे में बात किया जाएगा। तो 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट होता है जांच और अनुमोदन। जांच और अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब ये होता है समर्थन। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी अधिकारी से अनुमति ली जाती है, कभी कभी क्या है तो अधिकारी से अनुमति ली जाती है। 5वां जो पॉइंट है वो है भेजना। अब भेजा जा रहा है तो ज्ञापन ईमेल या ऑफिस की फाइल के माध्यम से भेजा जाता है। क्या बोला जा रहा है, ज्ञापन ईमेल या फिर ऑफिस की फाइल के माध्यम से भेजा जाता है।
छठा जो पॉइंट है वो है रिकॉर्ड रखना। ज्ञापन को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, इसीलिए ज्ञापन में जो ज्ञापन है उसको लिखते टाइम एक सीरियल नंबर दिया रहता है, ठीक है। एक सीरियल नंबर होता है जो लिखा जाता है ज्ञापन में। क्या होता है, तो ताकि वो भविष्य के लिए भी रह सके। क्या बोला जा रहा है इसमें, भविष्य के लिए इसकी एक प्रति संभाल कर रखी जाती है। रिकॉर्ड रखना मतलब कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए इसकी एक प्रति संभाल कर रखी जाती है। तो ये कुछ विधि हो गया, प्रक्रिया हो गया ज्ञापन को लिखने का। अब हम लोग जाने हैं ज्ञापन के प्रकार को, कि ज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं उस चीज को, ठीक है। कहा जा रहा है ज्ञापन कई तरह के होते हैं जो उनके उद्देश्य के अनुसार अलग अलग होते हैं, जो निम्नलिखित है। जैसा उद्देश्य रहेगा उस तरह का ज्ञापन लिखा जाएगा। समझते हैं सभी प्रकारों को। सबसे पहला है सूचना ज्ञापन। सबसे पहला है सूचना ज्ञापन, ठीक है, जिसके जहां पर सूचना दिया जाता है किसी चीज के लिए। कहा जा रहा है कि इस प्रकार का ज्ञापन तब लिखा जाता है जब किसी जरूरी सूचना को ऑफिस या संस्था के अंदर सभी लोगों तक पहुंचाना होता है। मतलब कोई भी जरूरी सूचना है जहां पर आपको पूरे ऑफिस में या फिर कर्मचारियों के बीच में, संस्था के बीच में क्या है, जानकारी को पहुंचाना है, तब सूचना ज्ञापन लिखा जाता है। आगे लिखा है कि यह जानकारी साफ, संक्षेप में, स्पष्ट शब्दों में दी जाती है। और यह जो जानकारी है वो साफ, संक्षेप और स्पष्ट शब्दों में दी जाती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, और सारा ही प्रकार जो आप देखेंगे उसमें सब में उदाहरण लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, उदाहरण को देख के भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण में लिखा है कि दिनांक 15 मई को संस्था में सफाई अभियान चलाया जाएगा, सभी कर्मचारी समय पर उपस्थित रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डेट भी लिखा हुआ है, और किस बारे में लिखा गया, तो सफाई अभियान चलाने के बारे में लिखा गया है। और किसके पास लिखा गया है, तो कर्मचारी के पास, जो भी कर्मचारी उनके लिए सूचना जो ज्ञापन, सूचना ज्ञापन जो है वो लिखा गया है, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अनुस्मारक ज्ञान, अनुस्मारक ज्ञापन, ठीक है। अनुस्मारक ज्ञापन कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को समय पर नहीं कर रहा है या कोई जरूरी काम भूल गया है तो उसे याद दिलाने के लिए यह ज्ञापन लिखा जाता है। इसमें विनम्रता के साथ काम को दोहराने की बात होती है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी के ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। आपका काम है किसी से लोन कलेक्ट करना। अगर आप समय पर नहीं कर रहे हैं, आपका कोई भी काम देरी से हो रहा है, तो क्या होगा, आपके पास एक ज्ञापन लिखा हुआ आएगा और आपको उस काम के लिए बताया जाएगा कि भाई आप काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे अनुस्मारक ज्ञापन, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा इसका प्रकार हो गया। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण है कि आपको स्मरण कराया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट 30 अप्रैल तक जमा करनी है। ये एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपका पूरे साल का जो रिपोर्ट है वो आपको 30 अप्रैल तक जमा करना है। तो ये क्या है, स्मारक ज्ञापन कहा जाएगा इसको, जहां पर आपको याद दिलाया जा रहा है कि भाई ये लास्ट डेट है, आपको इस तारीख तक जो भी रिपोर्ट था उसको जमा करना है। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है चेतावनी ज्ञापन, ठीक है। चेतावनी ज्ञापन कहा जा रहा है कि जब कोई कर्मचारी ऑफिस के नियमों का पालन नहीं करता, देर से आता है, छुट्टी बिना बताए लेता है या अनुशासनहीनता करता है, तब उसे चेतावनी देने के लिए यह ज्ञापन भेजा जाता है। इसमें सुधार की उम्मीद जताई जाती है। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे तब ये जाकर के चेतावनी ज्ञापन लिखा जाता है, जहां पर आपको इस चीज के बारे में बताया जाता है, वार्न किया जाता है, चेतावनी दिया जाता है, वार्निंग दिया जाता है, ठीक है। और इसमें सुधार की उम्मीद की जाती है, मतलब आप इस चीज से अपने जीवन में सुधार लाएंगे और जो आपका कमी था, चाहे आप देरी से आ रहे थे या फिर आप जो काम कर रहे थे उसमें कुछ त्रुटि था, तो उस चीज को आप सुधारेंगे। उदाहरण से समझिए। उदाहरण में क्या लिखा है कि आपकी लगातार गैरहाजिरी संस्था के नियमों के विरुद्ध है, कृपया समय पर उपस्थित रहें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। बोला जा रहा है कि आपका जो गैरहाजिरी है वो संस्था के नियमों के विरुद्ध है, कृपया समय पर उपस्थित रहें, नहीं तो क्या होगा, आपके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा। चौथा जो प्रकार है वो सलाह ज्ञापन है, ठीक है। सलाह ज्ञापन, इसमें क्या होता है, तो इस ज्ञापन में किसी विषय पर सुझाव या राय मांगी जाती है या फिर किसी समस्या के समाधान के लिए विचार साझा किए जाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इस ज्ञापन में क्या होता है, तो किसी विषय पर सुझाव या फिर राय मांगी जाती है या फिर किसी समस्या के समाधान के लिए विचार को साझा किया जाता है। इसका उपयोग तब होता है जब कोई योजना बनाई जा रही है। इसका उपयोग तब होता है जब कोई योजना बनाया जा रहा है कि ऑफिस के लिए या फिर कोई भी संस्था के लिए कोई योजना बनाया जा रहा है, तब इस ज्ञापन का उपयोग किया जाता है किसी से सलाह लेने के लिए, ठीक है। जो भी आपके मंत्री लोग हैं या फिर जो भी आपके हेड लोग हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। इस चीज के लिए सलाह ज्ञापन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हमने पहले ज्ञापन के अर्थ को देखा, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद ज्ञापन का परिभाषा को देख लिए, ज्ञापन के कुछ उद्देश्य थे उसको देख लिए, विशेषताओं को देख लिए, उसके बाद ज्ञापन की विधि को देखे, और अब हम लोग देख रहे हैं ज्ञापन का प्रकार को। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ज्ञापन का प्रकार पूछा जाए या फिर इसकी विशेषता को पूछा जाए या फिर इसके विधि को पूछा जाए, आप आराम से उसको लिख सकते हैं। बस आपको ये मेन पॉइंट याद रखना, जैसे कि मैंने बताया कि सूचना ज्ञापन होता है, सलाह ज्ञापन होता है,
चेतावनी ज्ञापन होता है। उस तरह से आप जब मेन पॉइंट याद रखेंगे आपको उसी से पता चल जाएगा किस तरह से लिखना है। तो इस चीज में क्या लिखा है कि संस्थान में नए प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है, कृपया अपनी राय 10 मई तक भेजें। संस्थान में क्या किया जा रहा है, तो ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए कोई योजना बनाया जा रहा है जहां पर आपकी राय भी मांगी जा रही है। कब तक? 10 मई तक। ठीक है, 10 मई तक आपकी राय को मांगा जा रहा है। तो ये क्या हो गया? सलाह ज्ञापन हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा जो है वो निर्णयात्मक ज्ञापन। ठीक है, जहां पर डिसीजन मेमोरेंडम इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, तो इस ज्ञापन में संस्था द्वारा लिए गए किसी निर्णय की जानकारी दी जाती है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो ज्ञापन है निर्णयात्मक ज्ञापन, इसमें क्या होगा, तो संस्था द्वारा जो भी लिए गए निर्णय है उसकी जानकारी दी जाती है। यह निर्णय कर्मचारियों, अधिकारियों व या विभागों को सूचित करने के लिए होता है। कर्मचारी को बताने के लिए, अधिकारी को बताने के लिए और विभागों को सूचित करने के लिए ज्ञापन लिखा जाता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, लिखा है कि प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि गर्मी के कारण ऑफिस समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। अभी कुछ छठा जो पॉइंट है, छठा जो प्रकार है वो है नियुक्ति या हस्तांतरण ज्ञापन। ठीक है, नियुक्ति या हस्तांतरण ज्ञापन। इसमें लिखा है कि जब किसी व्यक्ति की नई नौकरी की जानकारी दी जाती है या उसे एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है तो यह ज्ञापन जारी किया जाता है। जब उसको एक जगह पर नौकरी दे दिया जाता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है तब यह ज्ञापन लिखा जाता है, उसको उस ज्ञापन के माध्यम से सूचना दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण से आप समझिए, क्या लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपकी नियुक्ति 1 जून से लेखा विभाग में की गई है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कॉलेज के बारे में। ठीक है, कि आपको सूचित किया जाता है कि जो कॉलेज का समय है उसको बदल दिया गया और उस नए समय को आप लोग फॉलो करेंगे। तो एक और सातवां जो आपका ज्ञापन का प्रकार है वो समझौता ज्ञापन। समझौता ज्ञापन उसको समझते हैं। लिखा है जब 2 या 2 से अधिक संस्थाएं या कंपनियां आपसी सहयोग के लिए सहमत होती हैं तो वे एक औपचारिक समझौता ज्ञापन साइन करती है। कहा जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि जब 2 से अधिक संस्थाएं हो या फिर कंपनियां हो, जब आपसी सहयोग के लिए सहमत होती है, जब दोनों एक दूसरे के सहयोग के लिए सहमत होता है तब एक औपचारिक समझौता ज्ञापन साइन करती है। उसी को क्या कहा जाता है, तो समझौता ज्ञापन कहा जाता है। फिर आगे लिखा है इसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां और उद्देश्यों का उल्लेख होता है। दोनों पक्षों की जिम्मेदारी क्या होगी, क्या उद्देश्य होगा, उसका उल्लेख किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। यह क्या है, समझौता ज्ञापन होता है। उसके बाद हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या लिखा है कि हमारी संस्था XYZ कंपनी के बीच रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जो भी कंपनी है उसके बीच रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए क्या है, तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आज के बाद जो भी कार्यक्रम चलेगा, जो भी ट्रेनिंग चलेगा, वो दोनों के नेतृत्व में होगा, दोनों के देखरेख में होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आप चाहे तो एक उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ज्ञापन का उदाहरण हम यहाँ पर लिख के लाएं। अगर आपके पास टाइम है तो इसको देख लीजिए जरूर, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, ज्ञापन का ये उदाहरण कि ज्ञापन किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले एक स्मारक संख्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आगे के लिए इसको याद रखने के लिए कि ज्ञापन लिखा गया था, सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, तो एक नंबर लिखा हुआ है। फिर डेट लिखा हुआ रहता है, कोई भी डेट आप लिख सकते हैं, जैसे 24 अप्रैल 2025 हो गया। प्रेषक हो गया, कौन भेज रहा है, तो मानव संसाधन विभाग द्वारा भेजा जा रहा है। प्रति सभी कर्मचारी के लिए भेजा जा रहा है। विषय क्या है, तो कार्यालय समय में परिवर्तन में संबंध में। ठीक है, जो कार्यालय का समय उसके परिवर्तन के संबंध में लिखा जा रहा है। फिर सीधे यहाँ पर मान्यवर या फिर सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्यालय के समय में परिवर्तन किया गया है। अब से ये कार्यालय का समय निम्नलिखित होगा। मतलब यहाँ पर समय दिया हुआ है कि ये कार्यालय का आपसे समय होगा। तो इस तरह से ज्ञापन लिखा जाता है और आगे फिर इसको पालन करने के लिए कहा जाएगा। क्या लिखा है कि प्रभावी तिथि 1 मई 2025 से लागू, मतलब 1 मई 2025 से ये लागू हो जाएगा। फिर आगे लिखा है कि सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि समय का पालन करें और निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित हो। मतलब पहले क्या कहा जा रहा है कि सारा डेट वेट लिखा गया। ठीक है, डेट लिख दिया गया, किसके द्वारा भेजा जा रहा है वो लिखा गया, किसके पास भेजा जा रहा है वो लिखा गया, विषय लिख दिया गया और किस बारे में वो लिखा गया और कब से ये लागू होगा, तो 1 मई 2025 से लागू होने वाला है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि समय का पालन करें और निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित हो। ये लास्ट में कहा गया। फिर आगे लिखा है यदि किसी को इस विषय में कोई शंका हो तो वे मानव संसाधन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। ये लास्ट में लिखा हुआ रहता ही है। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो भी कॉलेज में आपके पास नोटिस आता है, ज्ञापन दिया जाता है सूचना देने के लिए, जो भी आपके पास नोटिस आता है उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। ठीक है,
बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये ऑफिस यूज के लिए होता है और हम लोग को कॉलेज में हम लोग को दे दिया जाता है। मतलब वो सीधा सीधा सोचना होता है और इसको ज्ञापन कहा जाता है। फिर लास्ट में आपको जो भी अभिवादन करना है, धन्यवाद, हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर हो जाएगा आपका। फिर जो भी प्रबंधक है और जो कंपनी है उसके बारे में लिखना है, बात खत्म हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो गया। तो इस तरह से लिखा जाता है ज्ञापन। तो ये ज्ञापन का उदाहरण था, आप इसको चाहे एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। अगर उदाहरण देता है तब आप उदाहरण लिखिएगा, अगर उदाहरण नहीं देता तो उदाहरण लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहीं पर आपका आंसर खत्म हो गया था प्रकार तक में, ठीक है। प्रकार को आप समझ लीजिए अच्छे से, आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था ये। चैनल पर अगर आप लोग नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम होने वाला है, फिर सेमेस्टर 3 का होगा, सेमेस्टर 5 का होगा। तो सारे सेमेस्टर की तैयारी इसी चैनल पर आप लोगों को कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।